Good morning students, how are you? Welcome back to my channel. Today we will start most interesting topic of thermodynamics, that is heat pump. Heat pump और रेफ्रिजरेटर. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज हैं, एसी हैं, वो काम कैसे करते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम I am starting heat pump. The very first term is heat pump. What do you mean by heat pump? Heat pump is the reverse of heat engine. And heat pump is a device which take heat from body kept at low temperature and give it to a body kept at high temperature. जैसे घर में वाटर पंप यूज़ करते हैं. वाटर पंप का क्या फंक्शन है? वो वाटर को लोअर लेवल से हायर लेवल पे शिफ्ट करेगा. ग्राउंड से सेकंड फ्लोर पे जो वाटर को शिफ्ट करेगा उस मशीन का नाम है वाटर पंप. सेम हीट को जो लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे शिफ्ट करेगा उसका नाम है हीट पंप. तो हीट पंप विल टेक हीट फ्रॉम a body at low temperature and transfer the heat to another body kept at high temperature. तो जैसे हमारे घर में फ्रिज है या एसी है, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर हमने फूड रखा है दैट इज़ एट लो टेम्परेचर, उसे बोलते हैं हम सिंक, दैट इज़ कॉल्ड सिंक. जो सराउंडिंग है दैट इज़ एट हाई टेम्परेचर, उसे बोलते हैं हम सोर्स. तो फूड स्टफ से हीट एब्जॉर्ब करेगा और सराउंडिंग को हीट शिफ्ट करेगा. ये फ्रिज का काम होता है. हमारे घर में एसी लगते हैं, रूम के अंदर की हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा और हीट को वो रिजेक्ट करेगा आउटसाइड द रूम एंड दैट इज़ द फंक्शन ऑफ एसी. तो सिंपल सा मतलब है हीट पंप. सबसे पहले आता है सिंक. सिंक क्या होता है? सिंक केप्ट एट लो टेम्परेचर. सिंक जो है वो लो टेम्परेचर पे होगा और जो फूड स्टफ है इनसाइड रेफ्रिजरेटर दैट विल बिहेव एज सिंक. फिर आता है सोर्स. सोर्स इज केप्ट एट हाई टेम्परेचर T1 एंड सिंक इज केप्ट एट टेम्परेचर T2. और जो सराउंडिंग है हमारी, जो सराउंडिंग्स है, surroundings will behave as source. Surrounding will behave as source. जो हमारे आउटसाइड द रूम, आउटसाइड द फ्रिज जो एटमॉस्फेयर है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग. तो सराउंडिंग में हीट को रिजेक्ट करना है. फिर आता है वर्किंग सब्सटेंस. वर्किंग सब्सटेंस. आपने सुना होगा कि फ्रिज में गैस होती है, कई बार गैस ख़त्म हो जाए तो फ्रिज काम नहीं करता. एसी की गैस फिनिश हो जाए, कोई और दिक्कत आ जाए तो भी एसी काम नहीं करता. तो वो जो गैस वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड फ्री ऑन गैस. फ्री ऑन गैस ये इसका कॉमन नेम है. फॉर्मूला है CCl2F2 यानी कि डाईफ्लोरो मीथेन गैस. डाईफ्लोरोमीथेन गैस CCl2F2 इसे बोलते हैं फ्री ऑन गैस एंड दिस विल एक्ट एज द वर्किंग सब्सटेंस. तो क्या होता है, ये जो गैस है ये वर्किंग सब्सटेंस है. इट विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द फूड स्टफ. फूड स्टफ से ये हीट एब्जॉर्ब करेगा. वर्क इज डन ऑन द गैस बाय द कंप्रेसर. जो फ्रिज के अंदर कंप्रेसर है, जो एसी में कंप्रेसर है, सम वर्क is done on the gas by the compressor and heat will be rejected to the surrounding. Suppose this is sink and Q2 is the heat absorbed from the sink and this is working substance. Working substance क्या होता है? ये गैस है, free on gas that acts as working substance. W is the work done on the gas. W क्या है? Work done on the gas. And Q1 is the
heat rejected to source at high temperature T1. तो Q2 heat absorb हुई, W is the work done on the gas and Q is the heat rejected to surrounding, heat rejected to source. तो यहाँ से क्या बनेगा, Q2 plus W is equal to Q1 and W will become Q1 minus Q2. ये तो हो गया डायग्राम को देख के। सेकेंड प्रोसेस क्या लिख सकता हूँ मैं, बिकॉज हीट पंप इज द साइक्लिक प्रोसेस, जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये वहीं पे पहुँचेगा। इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस एंड इन साइक्लिक प्रोसेस हीट पंप इज अ साइक्लिक प्रोसेस एंड इन साइक्लिक प्रोसेस change in internal energy will be 0. Then according to first law dq is equal to du plus dw and dq is equal to 0 plus dw. तो इसका मतलब क्या हुआ, Q1 minus Q2 is equal to W. dq हो गया Q1 minus Q2 and that is equal to work done. Beta is the coefficient of performance of heat pump. Coefficient of performance of heat pump is W is Q2 by W. When what is Q2? Q2 is the heat absorbed per cycle from sink. Q2 क्या है, heat absorbed per cycle from sink, and W is the work done on the gas in rejecting this heat per cycle. Work done per cycle in rejecting this heat. तो वर्क डन ऑन गैस लिख दो और बेटर है। तो वर्क डन ऑन गैस पर साइकिल इन रिजेक्टिंग दिस हीट, देन बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2. दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. डिवाइडिंग ईच टर्म बाई Q1, 1 माइनस Q2 बाई Q1. बीटा विल बिकम इक्वल टू Q2 by Q1 upon 1 minus Q2 by Q1. And we know from the heat engine Q2 by Q1 is equal to T2 by T1. Here already we have proved in heat engine Q2 by Q1 is equal to T2 by T1. जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी हीट ज़्यादा होगी. Q2 by Q1 is equal to T2 by T1. And according to efficiency of heat engine, eta is equal to 1 minus Q2 by Q1 is equal to 1 minus T2 by T1. And T2 by T1 is again equal to 1 minus eta. So beta will become, beta is Q2 by Q1, 1 minus Q2 by Q1. You can write T2 by T1, 1 minus T2 by T1, and that is equal to 1 minus eta upon eta. This is the relation between beta coefficient of performance and eta is efficiency of heat engine. तो efficiency of heat engine है eta और beta है coefficient of performance of heat pump, and beta is equal to 1 minus eta upon eta. And second point is, again we can write beta is equal to Q2 upon W, Q2 upon Q1 minus Q2, and that is T2 upon T1 minus T2. So one more definition, coefficient of performance is beta is equal to T2 upon T1 minus T2. So this is called कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. तो यहाँ से 2-3 बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, इफ़ यू ओपन द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर व्हाट इज़ इफेक्ट ऑन रूम टेम्परेचर. अगर आप अपने रूम में
रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन कर दो तो थोड़ी देर के बाद रूम टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आंसर है रूम टेम्परेचर इंक्रीजेस। जो विंडो एसी है उसको विंडो में ना लगा के अगर मैं अपने रूम के सेंटर में लगा दूं, देन व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन रूम टेम्परेचर? तो सिंपल सा मतलब है, अगर सपोज करो ये रेफ्रिजरेटर है, इसने अंदर से हीट एब्जॉर्ब की Q2 और बाहर निकाल दी Q1, वो क्या है Q2 + W, यानी कि हीट एब्जॉर्ब कम कर रहा है और बाहर रिजेक्ट ज़्यादा कर रहा है। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं फ्रिज का डोर ओपन कर दूं तो रूम टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। सेम अगर मैं एसी की बात करता हूँ, ये रूम है और मैंने यहाँ सेंटर में एसी लगा दिया, तो यहाँ से तो ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है Q2 और पीछे क्या करेगा? ये हीट रिजेक्ट करेगा। अगर मैं रूम के अंदर लगा दूं तो आगे एसी के आगे तो ठंडक होगी और पीछे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। कभी आप एसी के बैक साइड में खड़े होकर देखना, हीट रिजेक्टेड जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, और हीट रिजेक्टेड क्या होगी? W + Q2। तो हैंस टेम्परेचर जो है वो रूम का इंक्रीज हो जाएगा। सेम अगर मैं विंडो एसी लगा रखा है मैंने, तो इस रूम का टेम्परेचर तो कम हो गया, लेकिन अगर मैं एसी के बैक साइड में खड़ा जाऊँ तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इसी वजह से है कि हम अपने रूम को ठंडा करने के लिए ज़्यादा हीट रिजेक्ट कर रहे हैं बाहर, तो ओवरऑल हीट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी सराउंडिंग में, एंड दैट इज़ अ कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो आजकल जो मैंने अभी गैस का नाम बताया था CCl2F2 फ्रीऑन गैस, आजकल गैस ऐसी यूज़ करते हैं जिसमें हीट रिजेक्टेड कम से कम हो, यानी कि अब Q2 से तो कम हो नहीं सकता, लेकिन जो Q1 है वो बहुत ज़्यादा ना हो, टू अवॉइड ग्लोबल वार्मिंग। तो टेक्नोलॉजी आजकल ऐसी में आ चुकी है कि वो कम गर्मी बाहर पहुँचाते हैं। तो दैट इज़ द सेपरेट इशू। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, इफ़ यू ओपन द डोर ऑफ योर रेफ्रिजरेटर ड्यूरिंग नाइट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन रूम टेम्परेचर? आंसर है रूम टेम्परेचर इंक्रीजेज। Second point is again important point, that is beta coefficient of performance। जितना T1 - T2 हमारा कम होगा उतना बीटा ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल इन विंटर में क्या होता है, अगर आप AC ऑन करो आज की डेट में तो 5 मिनट में रूम बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। रीज़न, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, सपोज बाहर है 30 डिग्री सेल्सियस और अंदर टेम्परेचर है सपोज 27 डिग्री सेल्सियस, तो T1 - T2 की वैल्यू क्या आ गई? 3 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मल टेम्परेचर हो गया जो आज की डेट में है। इन समर में क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बाहर टेम्परेचर है 47 डिग्री सेल्सियस, अंदर टेम्परेचर वही है 27 डिग्री सेल्सियस, तो T1 - T2 कितना हो गया? 20 डिग्री सेल्सियस। तो जितना T1 - T2 ज़्यादा होगा उतना बीटा कम हो जाएगा। तो मतलब फ्रिज AC कब काम करते हैं? व्हेन T1 - T2 इज स्मॉल। आज की डेट में आप AC ऑन कर दो तो बहुत ज़्यादा ठंडा फील करेगा, आपको जल्दी ठंडा कर देगा रूम। अगर बिल्कुल गर्मी में जब AC काम करते हो तो 25 मिनट तो उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने में लगते हैं, इट विल टेक टाइम। आजकल वाटर कूलर में पानी देखोगे बिल्कुल ठंडा मिलेगा, और जब समर में वाटर कूलर में पानी लेने जाते हो तो मिलता ही नहीं ठंडा पानी। तो वो रीज़न इस वजह से है, डिफरेंस ऑफ T1 एंड T2। एक पॉइंट और आता है, अगर आप अपने फ्रिज को आज ओपन करके देखना, अगर फ्रीज़र में बहुत सारी आइस डिपॉजिट हो, क्योंकि इन दिनों में जो आइस है वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट मिलेगी आपके फ्रीज़र के अंदर। अगर बहुत ज़्यादा आइस डिपॉजिट है उसके अंदर तो मतलब फ्रिज आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उसका बीटा क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसलिए एक वर्ड यूज़ करते हैं डीफ्रोस्टेशन। ऑटो डीफ्रोस्ट आता है आजकल, अगर फ्रिज की ऐड देखो तो उसमें लिखा होगा ऑटो डीफ्रोस्ट।
तो ऑटो डिफ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब अगर बहुत ज़्यादा आइस डिपॉजिट हो जाएगी आपके फ्रीज़र के अंदर तो वो अपने आप ही मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक थर्मोस्टेट लगा देंगे हम फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। टेम्परेचर उतना पहुँचते ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी आइस, तो इसे बोलते हैं ऑटो डिफ्रॉस्टेशन। तो जो ऑन डिफ्रॉस्टिंग क्या होता है, अगर अब देखो T1 की वैल्यू है सपोज 20 डिग्री सेल्सियस, बाहर टेम्परेचर T1 20 डिग्री सेल्सियस है और फ्रिज के अंदर बहुत ज़्यादा आइस डिपॉजिट है तो टेम्परेचर है -4 डिग्री सेल्सियस। तो T1 माइनस T2 क्या होगा, 20 माइनस -4 यानी कि 24 हो गया। ऑन डिफ्रॉस्टिंग, ऑन डिफ्रॉस्टिंग, डिफ्रॉस्टिंग का मतलब आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। T1 तो सेम है 20 डिग्री सेल्सियस, जब आइस मेल्ट होना शुरू हो गई तो टेम्परेचर हो गया सपोज 1 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पे तो बिल्कुल मेल्ट होगी नहीं, 0 से बढ़ते ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इन दिस केस T1 माइनस T2 क्या बन गया, 20 माइनस 1 19, यहाँ 19 है यहाँ 24 है, तो बीटा इस केस में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऑटो डिफ्रॉस्ट होना कंपलसरी है फ्रिज का। अगर रेफ्रिजरेटर में ऑटो डिफ्रॉस्ट हो रहा है तो उसकी बीटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपके फ्रिज के अंदर बहुत सारी आइस डिपॉजिट है तो आप उसको देख के खुश मत हो, क्योंकि उस केस में T1 माइनस T2 ज़्यादा हो गया और बीटा की वैल्यू कम हो जाएगी, फ्रिज काम नहीं कर रहा इन दैट केस। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, वी हैव देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। One is called conduction, second is called convection, and third is called radiations. इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इन कंडक्शन ट्रांसफर ऑफ हीट विल टेक प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटम्स। हीट जो ट्रांसफ़र होगा वो कोलिजन की वजह से होगा। इन विच ट्रांसफर ऑफ हीट विल टेक प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटम्स। तो सिंपल सा मतलब है, अगर मेरे पास कोई आयरन की रोड है, उसका एक एंड अगर मैं हीट करना शुरू कर दूं तो वो हीट धीरे धीरे क्या होगी, दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होगी। इस केस में जो एटम्स हैं दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड ट्रांसफरिंग एनर्जी। तो कंडक्शन में क्या है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटम्स हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। सेकेंड है द कन्वेक्शन। इन कन्वेक्शन दिस इज द सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इन दिस हीट विल बी ट्रांसफर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड में लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट विल बी इन फ्लूइड्स ड्यू टू द मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड्स ड्यू टू मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। मतलब जो है कि वो मीडियम के पार्टिकल्स वो हीट लेंगे और मूव कर जाएंगे। तो एग्जांपल है हीट कन्वेक्टर्स। हीट कन्वेक्टर्स जो होते हैं उसमें इस टाइप से हीट ट्रांसफ़र होगी। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो ये मेरे पास, इफ़ यू आर बॉइलिंग द वाटर, अगर वाटर को कभी बॉयल करना हो, हीट अप करना हो तो कैसे होगा, ये जब मैं बॉयल करूँगा तो नीचे वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हीट अप होंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे ऊपर, ऊपर से ठंडे आएंगे नीचे, फिर ये ऊपर जाएंगे ठंडे आएंगे नीचे। मतलब कि जितने भी पार्टिकल हैं मीडियम के वो सारे के सारे मूव करेंगे, इंडिविजुअली मूव करेंगे। तो ये हीट अप होके ऊपर जाएंगे, ऊपर से ठंडे जो कोल्ड वाटर है वो नीचे आएगा एंड द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। जो आप हीटर यूज़ करते हो वो हीट कन्वेक्टर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक हीट कन्वेक्टर ऑन कर दूँ तो इस पूरे रूम में गर्मी आ जाएगी थोड़ी देर के बाद। वो कैसे आएगी, हीट कन्वेक्टर क्या करेगा, अपने आसपास की एयर को हीट अप करेगा। वो जो हॉट एयर है वो जाएगी दूर,
और दूर से कोल्ड एयर आएगी हीटर के पास। मतलब ये है कि इस रूम की जितनी भी एयर है वो पर्सनली हीटर के पास आएंगी और हीट लेके जाएंगी। तो कन्वेक्शन का मतलब क्या हो गया? कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू फ्लूइड्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर ड्यू टू मोशन ऑफ heated particles of the substance, due to motion of heated particles of the substance, that is called convection. And third is radiation. It is a mode of transfer of heat from one point to other point without disturbing the intervening medium without disturbing. Radiation is the mode of transfer of heat in which heat is transferred from one point to other point without disturbing the intervening medium. तो सन से जो लाइट आ रही है हम तक वो आ रही है इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशंस की फॉर्म में आ रही है। अब देखो इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज कोई क्लास है, उसमें ये स्टूडेंट्स हैं, ये क्लास है, ये स्टूडेंट्स बैठे हैं और मुझे इनको कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो एक मेथड क्या है, मैं कॉपी इसको दे रहा हूँ, वन को इसने आगे दी, इसने आगे दी, इसने आगे दी, इसने यहाँ दी, इसने ऐसे, ये यूँ कॉपी सारे रूम में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ये देख लो, यानी कॉपी मैं इसको देता जा रहा हूँ और ये इस मेथड को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच गई सारी की सारी। तो मुझे कॉपीज देनी है क्लास के अंदर, मैं अपने पास वाले बच्चे को देता जा रहा हूँ, वो आगे आगे शिफ्ट करता जा रहा है और सारी कॉपीज पूरी क्लास के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। एंड दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होगा, कोलिजन की वजह से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। सेकंड आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होगा, ये क्लास है, सेम क्लास है, यहाँ टीचर है। अब टीचर ने क्या किया, रोल नंबर 1 को कॉल किया, रोल नंबर 1 उठ के यहाँ पे सीधा आया और अपनी कॉपी ले गया। रोल नंबर 2 को कॉल किया, रोल नंबर 2 उठ के यहाँ से आया, अपनी कॉपी ले गया, फिर वापस चला गया। रोल नंबर 3 यहाँ आएगा, अपनी कॉपी ले जाएगा। मतलब कि पूरी क्लास के स्टूडेंट्स को पर्सनली टीचर के पास जाना पड़ेगा, रोल नंबर वाइज या सीट वाइज, वो पर्सनली टीचर के हाथ से कॉपी लेके जाएगा। तो मतलब इसमें जितना भी मीडियम है वो सारा का सारा मूव कर रहा है। तो यही था मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू द मोशन ऑफ हीटेड पार्टिकल्स। जो हीटेड पार्टिकल्स मूव करेंगे उनकी वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होगी, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। जो मॉनसून बनते हैं, वाटर बॉयल करते हैं, हीट कन्वेक्टर्स हैं, वो सारा बेस्ड है कन्वेक्शन के ऊपर। और थर्ड है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या है, क्लास में बच्चे बैठे, टीचर ने कहा रोल नंबर 1, इसने अपना हैंड रेस किया, टीचर ने कॉपी डायरेक्ट फेंक दी। रोल नंबर 3 ये बोला यस सर, कॉपी सीधा यहाँ पे आ गई। रोल नंबर 1 सीधा कॉपी यहाँ पे आ गई। तो बिना किसी डिस्टरबेंस के कॉपी सीधा उनके हाथ में पहुँच रही हैं। मतलब कि मैंने कहा रोल नंबर 1, उसने अपना रेज हैंड किया, मैंने कॉपी को थ्रो कर दिया, सीधा उसने कॉपी को कैच कर लिया। एंड दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होगा, हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम सन टू अर्थ विदाउट डिस्टर्बिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। अगर ये लास्ट में बच्चा बैठा है, इनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं की, इनके ऊपर से कॉपी सीधा यहाँ तक पहुँची है, हीट जो है वो सीधा यहाँ तक पहुँचेगी without heating the intervening medium, without disturbing the intervening medium, and this process is called radiation. Next topic is thermal conductivity. For example, this is any body, this is the any body, and A is the area of each face, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। फर्स्ट फेस केप्ट एट हाई टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T। सेकेंड फेस इज केप्ट एट लो टेम्परेचर T। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस।
जो फर्स्ट फेज है इट इज़ केप्ट एट हाई टेम्परेचर, तो हीट फ्लो करेगी फ्रॉम फर्स्ट फेज टू सेकेंड फेज, एंड डेल्टा क्यू इज द हीट फ्लोइंग इन टाइम डेल्टा टी. Then delta Q by delta T, this is called rate of flow of heat from phase first to second. Heat always flows from high temperature to low temperature, and rate of flow of heat from first phase to second phase. Delta Q by delta T is directly proportional to A. एरिया ऑफ फेस, जितना एरिया ऑफ फेस ज़्यादा होगा उतनी हीट ज़्यादा फ्लो करेगी. सिंपल सा मतलब है, कहीं पे कम एरिया में फायर है, कहीं पे ज़्यादा एरिया में फायर है, तो ज़्यादा एरिया से जो फायर होगी वहाँ से हीट ज़्यादा फ्लो करेगी. एंड डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस. जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट फ्लो करेगी. एंड डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स. जितना ये पास होगा सेकंड फर्स्ट के उतनी हीट ज़्यादा फ्लो करेगी. अगर कहीं पे फायर है, अगर फायर के पास खड़े हो गए तो हीट ज़्यादा पहुँचेगी, अब तक दूर खड़े हो गए तो हीट कम पहुँचेगी. तो अगर मैं इन तीनों फैक्टरों को कंबाइन कर दूँ तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स. ये जो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स है, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट. दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट. जहाँ भी ग्रेडियंट वर्ड आता है वहाँ आता है अपॉन डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस. तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है चेंज ऑफ टेम्परेचर विद चेंज इन डिस्टेंस. एंड डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू के A delta T upon delta x, where K is called thermal conductivity and this is the constant of proportionality. This K is called thermal conductivity. तो मुझे K को डिफाइन करना है, तो K is equal to delta Q by delta T upon A delta T upon delta x. ये K का फॉर्मूला आ गया. If A is equal to 1, delta T upon delta x is equal to 1, then K is equal to delta Q by delta T. तो डिफाइन करना है मुझे थर्मल कंडक्टिविटी. K is equal to delta Q by delta T. देखो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? थर्मल कंडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट. Thermal conductivity is the rate of flow of heat between two opposing faces of a body of unit area of cross section having unit temperature gradient between them. मतलब ये जो एरिया ऑफ फेस है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस बॉडी का है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका होना चाहिए यूनिटी. इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो होना चाहिए यूनिटी. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी. तो थर्मल कंडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू अपोजिट फेसेस ऑफ ए बॉडी ऑफ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैविंग यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन देम. तो इन दिस वे वी कैन डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी. आई थिंक सब आपको क्लियर हो गया. If again you are facing any problem, then call me or message me. Watch this video lecture 2-3 times and send homework positively. God bless you. Thank you.